चैप्टर 20 थप्पड़ मारना। न्यू चैप्टर। वन्या ने इतना अपमान करवाने के बाद समक्ष के साथ घर छोड़ दिया। समक्ष ने वन्या को देखा जैसे पूछ रहा हो अब यहाँ से कहाँ जाए। वन्या भी उसकी नज़रों का सवाल समझ गई। उसने कहा फिलहाल कोई होटल चलते हैं, उसके बाद कोई घर देखेंगे। होटल में रहने का जो खर्चा है वो मैनेज हो जाएगा, मेरी अपनी कमाई है जो इंटर्नशिप करके करी है। समक्ष तो ठीक है। वो अभी कुछ बोलता है कि एक लोहे की रोडे उसने वन्या के पीछे देखी जो वन्या को लगने ही वाली थी कि समक्ष तुरंत हरकत में आया और वन्या को खींचकर अपने सीन से लगा लिया और दूसरे हाथ से रोड को पकड़ लिया। तभी रुद्र चीखता हुआ आया, उसे लगा वन्या को रोड लग गई है। वो अपनी पूरी ताकत से वन्या के पास भागा। समक्ष ने उस रोड को पकड़कर उस हाथ से छुड़वाकर दूर फेंक दिया। वन्या का तो कुछ समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। जब उसने सर घुमाकर देखा तो वहाँ सुहानी अनुज की बहन थी जो कि शायद उसे मारने आई थी, लेकिन क्यों? सुहानी गुस्से में, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धमकी देने की, आई किल यू ब्लडी बिच। रुद्र, सुहानी पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी? इसने तुम्हारी मम्मी को कोई धमकी नहीं दी, वो तुम्हारी मम्मी है जिसने ये सब शुरू किया है। सुहानी, तुम तो इसी का साथ दोगे ना, आखिर तुम्हारी सगी जो लगती है ये। फिर समक्ष की तरफ देखकर, सही कहते हैं भाई, ये चालबाज औरत हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। सुहानी आगे कुछ कहती है, एक थप्पड़ आकर उसे लगा ये वन्या ने मारा था। वन्या, अपनी जबान संभाल कर, तुम कोई नहीं होती हो मुझे कुछ बोलने वाली, और कोई राहगीरा मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। सुहानी ये सुन दंग रह गई। जो वन्या उनके घर आकर जी करती थी आज वो इतना सुना रही है और उस पर हाथ तक उठा दिया। ये सोच सुहानी को बहुत गुस्सा आया। वो वन्या की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि इतने में अनुज आया। उसने उसे रोककर कहा, कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो सुहानी, इन गंदे लोगों पर हाथ उठाकर खुद को गंदा मत करो, जाओ इनसे मैं निपट लूंगा, जाओ जाओ। सुहानी वन्या को घूर अनुज की बात मान चली गई। अब वहाँ बस अनुज, रुद्र, वन्या और समक्ष ही रह गए थे। अनुज, टीसीएच क्या भिखारियों वाली हालत हो गई है? ये सोच रहे हो क्या कहा जाओगे इस आवारा के पास? घर नहीं, और घर जमाई तुम्हारे घर वाले बनाएंगे नहीं। फिर वन्या की तरफ देखकर, मेरी बात मान जाओ, मेरी बनकर इस तरफ आ जाओ, सारे ऐशो आराम तुम्हारे। वन्या ने गुस्से में फिर एक कसकर थप्पड़ अनुज को मारा। बहुत हो गया भैया, भैया अब अगर मुझसे बदतमीजी की तो मैं अपनी शराफत छोड़ दूंगी। अनुज गुस्से में बौखला गया। एक औरत से थप्पड़ खाकर वो वन्या के गले की तरफ बढ़ने ही लगा था कि बीच में ही समक्ष और रुद्र आ गए। रुद्र गुस्से में, ये गलती मत करना वरना मैं अपनी माँ के आंसू का बदला भी अभी निकाल लूंगा। समक्ष अनुज का कॉलर पकड़ते हुए धीमी आवाज में, ये आवारा अगर अपनी आवरगी पर आया तो यही निपटा कर चला जाऊंगा सब कुछ। एक ही जान है तुम्हारी, उसे संभाल कर रखो वरना मौत भी आसानी से नसीब नहीं होगी तुम्हें। अनुज गुस्से में वहां से चला गया। रुद्र ने वन्या और समक्ष को देखकर कहा, तुम मेरे फ्लैट में चले जाओ, मैं चाबी लेकर आया। वन्या ने उसे रोककर कहा, नहीं रुद्र, हम खुद मैनेज कर लेंगे, अब सारी जिंदगी हम किसी का सहारा नहीं ले सकते, तू जा, माँ को संभल, उनके साथ रह बस। रुद्र ने कुछ बोलना चाहा मगर समक्ष को देखकर रुक गया और चला गया। समक्ष ने कहा, दिल्ली में मेरे एक दोस्त का होटल है, हम वहां जा सकते हैं, दोस्त है तो कुछ डिस्काउंट और अन्य फायदे होंगे। वन्या ने कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ सोचकर रुक गई और सिर्फ इतना कहा, ठीक है। समक्ष समझ गया वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाई। फिर उसने कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? वन्या, बस दिल्ली जाने से पहले एक बार करनाल जाना चाहती हूँ, माँ पापा से मिलना चाहती हूँ, फिर पता नहीं कब वापस जाना होगा, करनाल नज़दीक ही है, आज रात रुककर सुबह दिल्ली चले जाएंगे। समक्ष ने भी उसकी ये कामना पूरी कर दी। उसने कहा, ठीक है चलो। वन्या और समक्ष दोपहर तक करनाल पहुँच गए। सुमित्रा और नरेंद्र जी बहुत खुश हुए अपनी बेटी और दामाद को घर देखकर। वन्या की बुआ भी आई हुई थी। वन्या ने जाकर बुआ जी के पैर छुए, समक्ष ने सिर्फ सुमित्रा और नरेंद्र जी के पैर छुए थे। सुमित्रा जी ने वन्या को देखकर कहा, बेटा चल खाना बना लेते हैं, जल्दी तुम लोगों को भूख लगी होगी। वन्या ने कहा, माँ आप बैठिए मैं बना लाती हूँ। सुमित्रा जी, इतना सारा खाना तू अकेले कैसे बनाएगी, मैं मदद करती हूँ।
वन्या अरे इतना सारा कहा है, हम लोग ही तो है, बस मैं बना लाती हूँ। आप बैठो, ये कहकर वन्या किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद ही समक्ष किचन में आया। उसने देखा वन्या अप्रैल बांधने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज उसने पिंक कलर का सिंपल पैंट सूट पहना था जिस पर खाने के दाग अगर लग गए तो आसानी से नहीं जाएंगे। समक्ष ने जाकर वन्या का अप्रैल बांधा और हल्का सा वन्या के ईयरलोब को काट लिया। अचानक से वन्या के बदन में कर्ट सा दौड़ गया, वो झट से पलट गई। समक्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वन्या अपने आप को संभालते हुए, आपको कुछ चाहिए क्या? समक्ष हाँ, वो फ़ोन का चार्जर और एक लैपटॉप, कुछ काम था और एक रूम भी जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। वन्या आप मेरे कमरे में चले जाओ, वहाँ मेरा लैपटॉप है और चार्जर भी। समक्ष कहाँ है कमरा? वन्या फर्स्ट फ्लोर पर राइट साइड में सेकंड। समक्ष एक पानी की बोतल लेकर चला गया। वन्या खुद में, इनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता क्या कभी? एक्सप्रेशन लेस इंसान। थोड़ी ही देर में वन्या ने पूरा खाना बना लिया, सबको सर्व किया। सुमित्रा जी ने खाते हुए पूछा, दामाद जी ने खा लिया खाना? वन्या माँ वो अभी कुछ काम में बिजी है, आप लोग खाकर आराम कर लो, मैं खिला दूंगी खाना। लगभग शाम होने को आई थी, घर के बाकी लोग आराम कर रहे थे। वन्या ने भी थोड़ी बुक्स पैक कर ली जो उसे साथ ले जानी थी। वन्या ने खाना गरम किया और अपने कमरे पर पहुंचकर नॉक किया। अंदर समक्ष जो अपने काम में डूब गया था, उसने टाइम देखकर लैपटॉप बंद किया और कहा, अंदर आ जाओ। वन्या खाना लेकर अंदर आई, खाना खा लो। वन्या ने खाना सर्व करते हुए कहा, समक्ष तुम खिला दो। वन्या और समक्ष ने अपना खाना खत्म किया तो समक्ष ने कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। वन्या कैसे जाओगे? समक्ष कंफ्यूज्ड होते हुए। टैक्सी से वन्या एक की देते हुए, ये कार की चाबी है, आप इसे ले जाओ। समक्ष कुछ कहता कि वन्या ने कहा, मैं अपने पैसे का कोई रोब नहीं दिखा रही, बस ये कह रही हूँ शादी के बाद एक लड़की का हक पति की हर चीज पर है, तो ये बात लड़कों पर भी लागू होती है। समक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा और वन्या के गाल पर किस करके चला गया। वन्या भौचकी सी उसे देखती रह गई। शाम के वक्त वन्या अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसके दोस्त मिलने आए। वन्या सबसे मिली और लंबी बातें चली। अब रात होने को आई थी, सभी चले पड़े अपने घर की तरफ। वन्या ने नोटिस किया लक्ष्य उससे बात नहीं कर रहा था। वन्या ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? लक्ष्य तेरे रबर की ताकत देख रहा था। वन्या थोड़ा हंसकर, हंसी आ रही होगी ना मेरी किस्मत को देखकर? लक्ष्य नहीं, जिसने मुझे हंसना सिखाया मैं उस पर नहीं हंस सकता हूँ, लेकिन दुख बड़ा है इस बात का कि मुझे हंसाने वाली इतना रोई है। वन्या नम आंखों से खुशी हुई सुनकर कि तू मेरे लिए दुखी है। लक्ष्य वन्या मैं ये नहीं कहूँगा इस शादी को तोड़ दे, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इस शादी को जिंदगी भर निभा। जहाँ जरूरत पड़े बस मुझे फोन कर दियो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कहकर लक्ष्य वन्या को गले लगाने लगा, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि अब उस पर किसी और का हक है। वन्या ने लक्ष्य को गले लगाते हुए कहा, मुझ पर भले ही किसी और का हक हो, लेकिन एक दोस्त के गले लग सकता है। और मेरे साथ जो हुआ वो उस रबर की मर्जी थी, लेकिन तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और खुश रह, बस जहाँ जरूरत पड़े तू भी मुझे याद कर लियो। लक्ष्य हंसते हुए, ऐसे तो तेरा तलाक हो जाएगा, मुझे तेरी जरूरत हर मोड़ पर रहेगी। वन्या हल्का सा लक्ष्य को मारते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा रबर तेरे साथ रहेगा। लक्ष्य और वन्या अपनी दोस्ती को दोस्ती पर छोड़कर आगे बढ़ गए अपनी अपनी लाइफ में। रात के वक्त वन्या हाल में बैठकर समक्ष का इंतजार कर रही थी। वो अभी तक नहीं आया था, घर के बाकी सदस्य सो चुके थे। तभी सुमित्रा जी कमरे से बाहर निकलकर आई। वन्या को हाल में इंतजार करते देख उसके पास बैठ गई। वन्या सुमित्रा जी को देख, माँ आप सोई नहीं अभी तक? सुमित्रा जी, जब मेरी बेटी जाग रही है तो मैं कैसे सो सकती हूँ? क्या बात है, दामाद जी आए नहीं अभी तक? वन्या माँ बस आते ही होंगे। सुमित्रा जी वन्या को देख, तू इस शादी से खुश तो है ना? सुमित्रा जी का ये सवाल सुन वन्या के चेहरे के भाव बदल गए। सुमित्रा जी ने फिर कहा, तेरी शादी में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हारना मत, अपने रिश्तों को संजोने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने रिश्ते में कदम बढ़ाती रहना। जिस दिन रुक गई उस दिन रिश्ता बढ़ने से रुक जाएगा, शायद टूट भी जाए। इसलिए सोच विचार करके फैसले लेना।
मुझे पता है मेरी बेटी ये कर लेगी। वन्या मुस्कुराकर बहुत अच्छे से। तभी समक्ष आया। एक नज़र वन्या को देख सीधे कमरे की ओर चला गया। वन्या कमरे में खाना लेकर गई। वन्या ने खाना खाने को कहा ही था कि समक्ष ने गुस्से में वन्या पर हाथ उठा दिया। आगे जाने के लिए बने रहें मेरे साथ सिर्फ।